नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल वो जेल में ही रहने वाले हैं क्योंकि उनकी जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। यानी कि जिस गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष ये दावा करता था कि सीबीआई ने उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है, तो इस मामले की याचिका को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने का जो फरमान है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सुनवाया गया है। बता दें, दरअसल 29 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना ये बड़ा और अहम फैसला सुना दिया है, जो कि जाहिर तौर पर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है। लगातार अरविंद केजरीवाल जो है निचली अदालत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे शराब घोटाला मामले में फंसाया गया है। लेकिन चाहे वो निचली अदालत हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इन तमाम जमानत याचिकाओं को खारिज किया जा रहा है, आखिर ये क्या दर्शाता है? तो भाई अगर दूसरी ओर हम इस केस की बात करें, सीबीआई की बात करें, तो सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार है। यानी कि अरविंद केजरीवाल इस पॉलिसी के मेन मास्टरमाइंड है। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी, मगर सीबीआई के चलते वो जेल में है। यानी कि जैसे ही ईडी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, उसके बाद सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है और एक बार फिर से वो बाहर आने से चूक जाते हैं। यानी कि एक बार फिर से तिहाड़ जेल चले जाते हैं। और फिलहाल खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है, वो अभी भी तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। वहीं दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार केस में 25 जुलाई को राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। वहीं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल 31 जुलाई तक के लिए जेल में ही रहे। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी। दरअसल जस्टिस राजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट का भी यह बड़ा फैसला आ गया, जहां पर केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है, इससे हम पूरी तरीके से असहमत हैं। हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि देश का उच्च न्यायालय दिल्ली में जिस तरीके की उस दिन आर्ग्यूमेंट्स हुई और करीब 12-13 दिन बाद ये फैसला आया है और बेल का करीब 1 वीक के बाद आया है, हम लोग इसकी को स्टडी करके और इसकी जो भी रेमेडीज होंगी उसको अवेल करेंगे। और ये हमारी लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी है और जिस तरीके से देश के अंदर जो माहौल चल रहा है वो सब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत मजबूत नेता हैं और इस लड़ाई को हम देश के जब तक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, हमारे को उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे और बाकी जो भी रेमेडीज होंगी उसको अवेल करेंगे। बाकी हम उच्च न्यायालय के
फैसले का सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ये आर्गुमेंट हुई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बावजूद भी आर्गुमेंट सुनी थी। तो हम लोगों को उम्मीद ये थी कि इस आर्गुमेंट को, सीबीआई की आर्गुमेंट को उन्होंने दरकिनार करते हुए मेरिट पे सुनवाई की है। और जब पूरी मेरिट पे सुनवाई के बाद अगर उच्च न्यायालय ये कमेंट्स करते हैं, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारी लड़ाई थोड़ी टफ जरूर है, लेकिन इस लड़ाई को हम पक्का जीत कर निकलेंगे, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। देखिए, पूरी तरीके से इसको स्टडी करके, और उम्मीद ये है कि हम पहले सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, क्योंकि इस फैसले से पूरी तरीके से सहमत है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि दिल्ली में आए दिन कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि दिल्ली की आम जनता बेहद त्रस्त है। फिर चाहे वो आशा किरण शेल्टर होम का मामला हो, या फिर अभी जिस तरीके से दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट की मौत की खबर आई है, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री नहीं, एक तानाशाह मुख्यमंत्री है। दिल्ली सरकार के जितने निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं, अरविंद केजरीवाल की तानाशाही से होते हैं। दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जो लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखती। पिछले 2.5 सालों में लगभग 71 में से 15 कैबिनेट बैठक फिजिकल हुई हैं। 71 में से मात्र 15, और जो 56 बैठकें हैं उसका सिर्फ सर्कुलेशन, जैसे कहते हैं, सर्कुलर निकाल दिया, और बाद में उन निर्णय पर मंत्री और अधिकारियों को दबाव बनाया गया कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। इस तरह से दिल्ली की सरकार चल रही है। जहां चर्चा नहीं होती, जहां बात नहीं होती, वहां सिर्फ निर्णय थोपे जाते हैं। आप बताइए, कोई भी सरकार, कोई भी कैबिनेट मीटिंग जिसमें कोई चर्चा ना हो, सिर्फ विषय लाया जाए, वो भी फिजिकल नहीं लाया जाए, बताया जाता है ये सर्कुलर दे दिया है और इसको चलाइए। और हैरानी की बात यह है कि कई विषय ऐसे हैं जिससे दिल्ली की जनता का सीधे सीधे सरोकार है, और वो सारे विषय पूर्ण चर्चा के साथ हम सबके सामने आने चाहिए थे। जैसे 2022 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट, जो 2000 में संशोधन होना था, वो निर्णय भी थोपा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन एक्ट, उसमें जो संशोधन होने थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की जांच और सेवाएं आदि निजी क्षेत्र को सौंपना, सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, कोई चर्चा नहीं, किसको देना दे दीजिए। पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको पुनः लागू करना। आप जानते हैं शराब नीति घोटाले में कैसे नई नीति लाई गई, कैसे उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, और जब जांच एजेंसी की घोषणा हुई उसके बाद वो नीति वापस ली गई। लेकिन पुरानी नीति को लागू करना, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली जीएसटी कानून संशोधन, सिर्फ सर्कुलर निकाल दिया गया। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ रुपए के निजी जो ठेकेदार हैं उनके ठेकों का नवीनीकरण, या हम कह सकते हैं उसको एक्सटेंशन देना, वो सब निर्णय भी बिना चर्चा के सिर्फ तानाशाही तरीके से दे दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार किस तरह से काम कर रही है। यहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ सिर्फ तानाशाही रवैये से एक व्यक्ति का शासन, वो है या नहीं है, सिर्फ सर्कुलर आता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, इसको लागू किया जाए। और ये सब निर्णय दिल्ली की जनता के लिए कितने घातक हैं उसका अंदाज़ा अब हम देख रहे हैं। किस तरह से कि पूरी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो चुकी है। कोई मंत्री, कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि चर्चा का अभाव है, और सिर्फ काम कैसे निकालना है, भ्रष्टाचार कैसे करना है, उस पर फोकस किया जाता है। फिलहाल
फिलहाल लगातार अगर देखें तो जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। जहां आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी इंडिया अलायंस का यह कहना है कि ये शराब घोटाला जो मामला है वो पूरी तरीके से एक झूठ के आधार पर टिका हुआ है और मोदी सरकार जो है विपक्ष के एक एक नेताओं को झूठे केस में फंसा करके जेल में डालना चाहती है। तो वहीं अगर हम लीगल तौर पे बात करें, फिर ईडी की चार्जशीट हो या फिर सीबीआई की चार्जशीट हो, तो उसमें बाकायदा ये चीजें एक्सप्लेन की गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल इस पूरी शराब नीति के मेन सूत्रधार है, मेन मास्टरमाइंड है। और इतना ही नहीं, इससे जो रिश्वत के 100 करोड़ रुपए आए हैं उन्हें कैसे गोवा इलेक्शंस में खर्च किए गए हैं, हवाला फंडिंग के जरिए पैसों को कलेक्ट किया गया और हवाला के जरिए ही इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में किए गए हैं। बाकायदा इसके स्क्रीनशॉट, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने आरोपी है, ये तमाम डिटेल्स ऑलरेडी सीबीआई हो या फिर ईडी हो वो कोर्ट के समक्ष रख चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।